ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत में हम विदेशी यात्री जो थे उनके विवरण को देख रहे थे। इन विदेशी जो हमारे साहित्यिक स्रोत थे, उन साहित्यिक स्रोतों में जो हमारा पहला एक पॉइंट था कि भारतीय इतिहासकारों ने या उस समय के जो लेखक थे या उनके जो ग्रंथ थे उनको हमने देखा था। आज हमें समझना है कि किन उस समय के विदेशी यात्रियों ने भारत पर विवरण दिए या भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन सा था। तो इस तरह करके जो भी हमारे पास पॉइंट बनते हैं उनको हमें लिखना है। तो हेडिंग डाल लीजिए, विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। ये वो विवरण है जो भारत के इतिहास में नहीं मिलेंगे। ये उन देशों के इतिहास में मिलेंगे जहां पर हमारे देश में उस समय आए तत्कालीन भारत में जो लेखक रहे विदेशी, उन्होंने लिखे हैं। तो उन देशों के विवरणों पर एक बार नज़र डालते हैं कि किन देशों में भारत का उल्लेख किया गया है, प्राचीन भारत का, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन सा था, तो ध्यान रखना भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री स्काई लैक्स था। ये भारत आने वाला इतिहास में सबसे पुराना कह सकते हैं एक यात्री था। ये कब आया था, तो ध्यान रखना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में तब भारत आया था। कहां से आया था, तो ध्यान रखना ईरान के शासक डेरियस, इसी को ही दारा भी बोलते थे। ईरान के शासक डेरियस या दारा ने इसे भारत भेजा था। तो सबसे पहला जो एक यात्री कहा जाएगा, ध्यान रखना, वो स्काईलैक्स था और ईरान के शासक डेरियस या दारा ने इसे भारत भेजा था। लेकिन आगे चल करके एक प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया कि भारत आने वाले आरंभिक यात्री जो थे उनका किस देश से संबंध था। तो ध्यान रखना, प्रश्न अगर पूछा जाए भारत आने वाले आरंभिक यात्री ये यूनान से थे। यूनानियों ने भारत के विषय में जो विवरण दिए थे वो भी मैंने आपको बताया था। जो यूनान के यात्री थे, भारत वही कह सकते हैं आप एक देश के रूप में सबसे ज़्यादा यात्री यूनान से ही आए। और ये प्रश्न भी पूछा गया कि भारत आने वाले आरंभिक यात्री किस देश से थे, तो यूनान से थे। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। भारत आने वाला पहला जो यात्री था वो ईरान से आया था, लेकिन भारत आने वाले आरंभिक यात्री जो थे, जो ज़्यादा संख्या में यात्री आए, वो यूनान से आए। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और अपनी जगह दोनों ही प्रश्न पूछे गए और सही भी हैं। फिर इसके बाद में इसका जो उल्लेख है वो इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भी इसका वर्णन किया है। ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसका उल्लेख इतिहास के पिता या जनक, इतिहास के पिता अगर पूछा जाए तो हेरोडोटस को कहते हैं।
इतिहास के पिता हेरोडोटस ने भी इसका उल्लेख किया है। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने भी इसका उल्लेख किया है। इनकी एक पुस्तक है हेरोडोटस की, हिस्टोरिका। इस बुक में इन्होंने सारे वर्णन किए हैं भारत के बारे में, लेकिन इनके विवरण जो ज़्यादातर कहे जाएंगे वो सब के सब अफवाहपूर्ण है, क्योंकि ये कभी भी भारत नहीं आए, इसलिए इनके विवरणों में इतना ज़्यादा एक तरह से वास्तविकता देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यह हेरोडोटस कभी भी भारत नहीं आया, तो इस तरह करके यहाँ पर यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस। इसने इसका उल्लेख किया है कि भारत आने वाले आरंभिक यात्री जो थे वो यूनान से आए, और इसके बाद इसकी एक बुक है जिसे हिस्टोरिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फिर कई सारे इतिहासकारों ने जो यूनान से आए उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी, अपनी अपनी बुक लिखी, उन सब का वर्णन आपको करना है। इसमें सबसे पहला नाम आता है केसियस, जिसने मेगास्थनीज से पहले ही इंडिका नामक बुक की रचना की है। ध्यान से समझना, केसियस इसने मेगास्थनीज से पहले इंडिका नामक बुक की रचना की। तो ध्यान रखना है, इसकी बुक जो है उसका नाम इंडिका है। ये मेगास्थनीज से पहले इंडिका नामक बुक की रचना कर लेता है। ध्यान से समझना, इंडिका आपको कई सारी पढ़ने को मिलेंगी, 3 तो अभी पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इसके बाद जब समय बीता, जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, तो उस सिकंदर के आक्रमण के साथ ही भारत में कई सारे इतिहासकारों को सिकंदर लेकर आता है। तो ध्यान से समझना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि सिकंदर के साथ भारत कौन से जो यात्री थे वो आए, इतिहासकार आए। तो सिकंदर अपने साथ कई इतिहासकारों को लाता है। ये सिकंदर के विवरण है। कौन कौन से इतिहासकार हैं, ये कई बार पेपर में एक एक नाम पूछे गए हैं, इनको सबको याद रखना। 3 इतिहासकारों के नाम तो आपको याद ही रखने हैं। पहला नाम था निरियाकस, दूसरा आने सिक्रिटस, तीसरा आइस्ट्रोबुलस। इन 3 नामों को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सिकंदर का आक्रमण हो रहा है और 4वीं शताब्दी जो कह सकते हैं ईस्वी पूर्व की ये घटना है। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है अभी से। सिकंदर का आक्रमण क्या था वो मैं आपको बाद में, अभी जब इतिहास पढ़ेंगे, जब आप घनानंद का साम्राज्य पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कैसे क्या रहा। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य में इसके आक्रमण को हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ विदेशी यात्रियों के जो विवरण थे उनको देख रहे हैं। उनमें कौन सा जो इतिहासकार या लेखक किस समय आया उसको हमें समझना है। तो एक करके क्रम से हम समझेंगे। फिर सिकंदर के बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना सेलुकस, उसने भी भारत पर अधिकार जमाने की एक चेष्टा की, लेकिन उस समय तक भारत में इसके उत्तराधिकारी यानी सेलुकस के समय मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। और फिर इसके बाद सेलुकस की पुत्री से ही चंद्रगुप्त का विवाह कराया जाता है। ये सब घटनाएं आपको इतिहास में देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सेलुकस था, इसने अपना एक जो दूत था, जो एक राजदूत था, जो लेखक भी बहुत अच्छा था, उसको भेजा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ध्यान रखना, सेलुकस ने
मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इस मेगास्थनीज ने केसियस के बाद इंडिका 2 नामक बुक की रचना की। ध्यान से समझना, स्टार लगा लीजिए। इंडिका पहली कौन सी थी? केसियस की। फिर इसने भी इंडिका नामक एक बुक की रचना की है। इस इंडिका बुक में जो इसने विवरण दिए हैं, वो विवरण कई सारे इतिहासकारों ने कहा है कि मेगास्थनीज ने हमारे विवरणों से चुरा कर लिख लिए। उन इतिहासकारों के नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में उनके भी नाम पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, जो मेगास्थनीज था, इसने स्ट्रैबो, प्लिनी और एरियन के ग्रंथों से जो इंडिका नामक बुक है उसको लिखा है चुरा करके। और इसको तो प्लिनी झूठा भी कह देता है। ध्यान से समझना, स्ट्रैबो, प्लिनी और एरियन, इन इतिहासकारों ने दावा किया है कि जो हमारी बुक्स हैं, हमारी पुस्तकें हैं, उनसे चुरा करके विवरण मेगास्थनीज के विवरण दरबार के जो एक तरह के ये जो मेगास्थनीज है इसके जो विवरण है इंडिका में जो लिखे गए हैं, ये सारे विवरण इन तीनों इतिहासकारों की जो बुक्स हैं उनसे चुरा कर लिखे गए। ध्यान से समझना, स्ट्रैबो ने अपनी बुक को ज्योग्राफी नाम दिया है। ध्यान रखना, इसने ज्योग्राफी नामक बुक लिखी है। इस बुक में जो विवरण दिए हैं भारत के बारे में, उन विवरणों को ही मेगास्थनीज ने इंडिका में छाप दिया है, ऐसा इसने कहा है। प्लिनी जो कि एक रोमन था, रोमन ने लिखा है। ध्यान रखना, ये एक रोमन था। इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक की रचना की है। ये इसकी बुक है और इस बुक में मेगास्थनीज को इसने झूठा कहा है। तो कभी भी प्रश्न इस तरह का पूछा जाए तो आप बता पाएं। इसके बाद जो एरियन है, इस एरियन ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम इंडिका ही है। ध्यान रखना, इसने भी अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम इंडिका है। और इसने भी यही दावा किया है कि जो मेगास्थनीज इंडिका में अपने विवरण दिए हैं वो सब हमारे ग्रंथ से चुरा करके दिए हैं, यानी बुक का नाम भी इसने हमारी बुक के नाम पर दे दिया। तो इस तरह करके ये शुरुआती कुछ इतिहासकार थे। इसके बाद में जब समय बीता तो अन्य इतिहासकार भी आते हैं। अन्य इतिहासकारों में सबसे फेमस नाम रहा एक बुक जो है अज्ञात रोमन लेखक द्वारा लिखी गई, पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी। इसको पढ़ लीजिए। भारत के इस समय की जितने भी घटनाएं हैं लगभग आपको सभी क्लियर हो जाएंगे कि भारत को क्यों सोने की चिड़िया, विश्व गुरु कहते थे। तो ये सभी जो विवरण हैं वो आपको पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी, लाल सागर जो है इर्थियन सी उसे ही बोलते हैं, उसी में दिए गए। एक अज्ञात रोमन द्वारा लिखा गया है। नाम याद रखना, ऐसे लिख लीजिएगा पूरी लाइन ही। एक अज्ञात रोमन द्वारा लिखी गई इसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी। इर्थियन सी को लाल सागर के नाम से जानते हैं। ये जो इर्थियन सी है यही लाल सागर है। इसने बताया कि जो भारत है वो 1 करोड़ सेस्टरसीज, जो रोमन देश की मुद्राएं थी सेस्टरसीज, उस 1 करोड़ सेस्टरसीज की भारत हर वर्ष सिर्फ मोर के पंख बेच देता है। सोच कर देखिए कितना बड़ा व्यापार हो जाता था। और हमारे यहाँ जंगलों में मोर के पंख ऐसे ही बिखरे पड़े रहते थे। वो रोमन जो देश थे उनमें इसलिए बेच दिए जाते थे कि बहुत सारे काम में आते हैं मोर के पंख। तो इस कारण इन सभी चीज़ों का यूज भारत बहुत अच्छे से कर लेता था। यही तो भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ थे और अंग्रेजों ने इसे ही योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया।
तो इस तरह करके ये बुक पूछी गई है, और लेखक का नाम पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन में एक दिया होगा अज्ञात, तो अज्ञात को ही टिक करेंगे। तो ये वास्तव में कुछ इतिहासकार थे और उनके लेखक थे। इसके बाद अगर कभी पूछा जाता है कि भारत का वर्णन किन किन बुकों में किया गया, तो इन सब में भारत का वर्णन किया गया है। ध्यान से समझना, इन सब में भारत का वर्णन किया गया है। ये जो पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी है, इसमें भारत की आर्थिक स्थिति का विवरण दिया गया है, ये ध्यान रखना। किसने? भारत की आर्थिक विवरण दिए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 करोड़ सेस्टरसीज की सिर्फ भारत मोर के पंख रोम को व्यापार में दे देता था। ध्यान रखना, ये 1 करोड़ सेस्टरसीज जो इस देश की मुद्रा थी, 1 करोड़ सेस्टरसीज ये मुद्रा थी रोम की, और इस रोम की मुद्रा में 1 करोड़ की सिर्फ मोर के पंख बेच देता था। मोर के पंख। इसी बुक में बताया गया कि भारत के चौराहों पर रत्न और आभूषण ऐसे जैसे मूली गाजर के ढेर बिकते हैं, ऐसे बिकते थे। इसी बुक में बताया गया है। इसके बाद फिर एक और लेखक आता है जिसने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम टॉलेमी है। ध्यान रखना, ये आपको एक और कह सकते हैं लेखक के द्वारा लिखी गई बुक है, टॉलेमी नाम है इसका। टॉलेमी, इसने लिखी है बुक का नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी नामक बुक 2 लोगों ने लिखी है। एक तो आपको मैंने पहले बताया कि स्ट्रैबो नाम का एक लेखक था जिसने मेगास्थनीज के बारे में कहा कि ये हमारे विवरण चुरा कर लिख लिए हैं, उसने लिखी है। और दूसरी ज्योग्राफी नामक बुक टॉलेमी नाम के एक लेखक ने और लिखी है। एक साथ दोनों ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे, अगर दिए भी जाएंगे तो ए और बी दोनों बोथ ऑफ दोनों यानी सही होंगे। तो इस तरह करके ये आपके पास कुछ रोमन व्यापारी या कह सकते हैं आप रोम से आए हुए लेखक, या इसके साथ साथ यूनान से आए लेखक, ईरान से आए लेखकों के विवरण थे। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्रियों में जो भी भारत आए, चाहे वो फाह्यान हो, चाहे ह्वेनसांग हो, चाहे सुमाचिन हो, चाहे तारानाथ हो, इन सब के जो भी विवरण हैं उनको आपको देखने हैं। ध्यान से समझिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा चीनी यात्रियों के विवरण। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे पड़ोस में भी थे और इनके विवरण भारत के बारे में काफ़ी उल्लेख भी करते हैं, क्योंकि ये बौद्ध काल से भारत के विवरण दे रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और बाकी जो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था वो सुमाचिन नाम का एक चीनी यात्री था जो भारत आया हुआ था। ध्यान रखना, ये 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व की घटना है, लिख लीजिए। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री ये था सुमाचिन। ये भारत आया था 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व ये भारत में आया था और भारत के बारे में इसने विवरण दिए हैं। आगे चल करके फिर तो इतिहासकारों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है जिनमें सबसे पहला विवरण है फाह्यान का। ध्यान से समझना, फाह्यान एक चीनी यात्री था जो भारत में 399 ईस्वी में आया। फाह्यान 399 ईस्वी में भारत आया। इस समय भारत में गुप्त राजाओं का शासनकाल चल रहा था और ये जब आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा हुआ था, लेकिन इसकी भूल ये रही कि इसने कहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उल्लेख ही नहीं किया। फाह्यान 399 ईस्वी में भारत आया था। इसका आने का मेन मोटो जो था वो विनय पिटक की मूल प्रतियां लेना था। विनय पिटक की मूल प्रति लेने भारत आया था।
इसके साथ साथ ही ये जब आया तो इस समय दिल्ली में, या कह सकते हैं भारत का जो राजा था, भारत का राजा वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया, लेकिन कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया। नहीं किया, इसका वर्णन ही कहीं नहीं करता है। इसके साथ साथ ही जो फायान था, इसने एक ग्रंथ लिखा है फोक्योकी। ध्यान रखना, इसका जो ग्रंथ है इसमें इसने सारे विवरण बताए हैं। इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो फोक्योकी नाम के एक ग्रंथ में इसने अपने सारे विवरण दिए हैं। इस तरह करके ये भारत आया, फायान था। इसके बाद में, फायान के बाद आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग वास्तव में अपने आप में एक बेहतरीन, कह सकते हैं, विवरण देता है। ये भारत में हर्ष जो राजा था उसके समय दरबार में आया था। इसके विवरण वास्तविक रूप से भारत पर प्रकाश डालते हैं। इसी कारण इसे विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ह्वेनसांग हेडिंग डाल लीजिए, यानी इसके बाद तीसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग जो था ये 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक इस बीच में भारत में रहता है। और इस बीच जो भारत का राजा था वो हर्ष था। ध्यान से समझना, हर्ष इस समय राजा था। इसके साथ साथ जो ह्वेनसांग था उसने जो बातें अपनी बताई हैं उनके अनुसार इसने एक ग्रंथ भी लिखा है। ध्यान रखना, इसका जो ग्रंथ है वो सी यूकी के नाम से जाना जाता है। सी यूकी, चीन की इसी तरह के लैंग्वेज ये हैं, इनको ऐसे ही समझना है। सी यूकी इसका ग्रंथ है। और इसके बारे में जो विशेष चीज है वो इसके विवरण है, जिस कारण इसे विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ध्यान से समझना, ह्वेनसांग को विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को विदेशी यात्री जो थे उनका राजकुमार कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो चौथा चीनी यात्री आता है उसका नाम है इत्सिंग। इसके विवरण शिक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसने भारत की शैक्षणिक व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रकाश डाला है। इत्सिंग ये भारत में रहता है 674 से लेकर के 95 तक, 695 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। इस बीच इसने भारत की शैक्षणिक व्यवस्था जो थी उस पर बहुत गहरा प्रकाश डाला है। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे वो विक्रमशिला हो, चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे वो उदयनपुरी हो, इन सभी विश्वविद्यालयों पर इसने गहरा प्रकाश डाला है। ध्यान रखना, ये भी एक चीनी यात्री था। इसके विवरण भारत की शैक्षणिक व्यवस्था पर
गहरा प्रकाश डालते हैं। प्रकाश डालते हैं। पूछा भी जाएगा उस कौन से चीनी यात्री ने भारत की शैक्षणिक व्यवस्था का ऊपर बहुमूल्य विवरण दिए हैं, तो वो सिंह ही था। इसके बाद फिर आगे चलकर कई वर्षों तक कोई भी चीनी यात्री नहीं आता है। फिर तारानाथ नाम का एक 12वीं शताब्दी में तिब्बती यात्री भारत आता है। तो इसके बाद जो 5वां चीनी यात्री आएगा वो था तारानाथ। तारानाथ ये भी एक चीनी यात्री था। इस चीनी यात्री जो तारानाथ था, यह एक तिब्बती चीनी यात्री था। तिब्बती यात्री था। यह भारत 12वीं शताब्दी में आया था। शताब्दी में आया और इसने एक ग्रंथ लिखा है कंगूर तंगूर। कंगूर तंगूर ये इसका एक ग्रंथ है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यानी आगे चलकर के 14वीं शताब्दी में एक और चीनी यात्री आता है, जिसे आप आखिरी चीनी यात्री भी कह सकते हैं। 14वीं शताब्दी में एक चाओजू कुआ नाम का चीनी यात्री आता है। चाओजू कुआ चौदहवीं शताब्दी में भारत आया। 14वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने जो अपने विवरण दिए हैं, 14वीं शताब्दी में भारत आया था। ये पूछा जाता है किसके समय आया था, तो ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। फिर इसके बाद में ये आखिरी चीनी यात्री था, यानी अंतिम चीनी यात्री था। अंतिम चीनी यात्री चाओजू कुआ। इस तरह करके चीन से आने वाले कुछ यात्री थे। सुमा चीन, फिर इसके बाद में आपको फाह्यान को पढ़ा था आपने, फिर इसके बाद हुएनसांग, इत्सिंग, फिर इसके बाद तारानाथ नाम का तिब्बती यात्री और चाओजू कुआ। और ये आपको 6 चीनी यात्री पढ़ने। इनके विवरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो भारत के कह सकते हैं ऊपर प्रकाश डालते हैं। जिनके ग्रंथ आवश्यक थे उनके ग्रंथ भी आपने पढ़ लिए, चाहे वो फाह्यान का ग्रंथ फोक्यू की हो, चाहे वो फिर हुएनसांग का सीयू की ग्रंथ हो। इनको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में कुछ अन्य लोगों ने भी भारत के ऊपर विवरण दिए हैं, उनको भी आपको देखना है। ये विवरण वास्तव में भारत की अन्य चीज़ों पर भी प्रकाश डालते हैं, इसलिए अब आपको उनको भी समझना है। इसके साथ साथ ही अन्य विवरणों में जैसे भारत पर कई सारे लोगों ने अपने विवरण दिए हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको ये सब उस चैप्टर के साथ ही साथ पढ़ाऊँ। अभी आप यहीं से चीनी यात्रियों के विवरण से ही उनको रोक लीजिए, क्योंकि इनका उल्लेख आपको भी बार बार करने को मिलेगा। जब आप अभी आगे चलकर मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, इसके बाद हर्षवर्धन का शासनकाल पढ़ेंगे, तो उसके समय लिखे गए, जैसे हरिशेन ने आपको हर्षचरित नाम की पुस्तक लिखी है, तो इन सब का मैं वहीं उल्लेख करूँगा, ध्यान रखेंगे। तो इतना करके आपको ये बेसिक कुछ बुक्स थी जिनको आपको तैयार करना था, जिनमें चाहे वो आपको ईरान से आए हुए यात्री रहे हों, चाहे वो चीन से आए हुए यात्री रहे हों, चाहे वो फिर दुनिया के अन्य देशों से जो यात्री आए उनके विवरण रहे हो। ध्यान रखना इन यात्रियों का। अब जैसे चीन के जितने यात्री आए मैंने सबको एक साथ पढ़ लिया है, वो हमने देख लिया। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए अभिलेख, इंस्क्रिप्शन।
अभिलेखों को, अब ये हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। हमने आपको बताया था कि जब हम लिखने के लिए इतिहास बैठेंगे तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध होने चाहिए और पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध होने चाहिए। साहित्यिक स्रोतों में हमने हिंदू धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो तीनों से संबंधित साहित्यिक स्रोत देख लिए थे। हिंदुओं में वेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, पुराणों, इनको सबको देखा था। और इसके बाद बौद्धों में जब आए थे तो हमने त्रिपिटक को देखा था। जब जैन में आए थे तो हमने आगम ग्रंथों को देखा था। और इसके बाद फिर जब हमने विश्व इतिहास के साहित्य से भारत की तुलना करानी शुरू की तो हमने विदेशी यात्रियों के विवरण देखे। इनमें हमने सबसे पहले जो भारत आए, ईरान के शासक के साथ जो डेरियस नाम यानी दारा नाम के शासक ने भेजा था, स्काइलैक्स, हमने उसको देखा था। और वहाँ से लेकर हमारे पास जितने भी लेखक आए, चाहे वो केसियस हो, मेगास्थनीज हो, इसके बाद निरियाकस, आनेसिक्रस, आरिस्टोबुलस, इन सबको हमने पढ़ लिया था। चीनी यात्रियों के विवरणों को हमने देख लिया। यानी इतिहास में हमें जो लिखने बैठते हैं उसके लिए विश्व इतिहास में भारत का कहाँ कहाँ उल्लेख हुआ, इसका भी हमने वर्णन देख लिया। अब आपको अभिलेख देखने हैं। कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमारे भारत के विवरण प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, ये अभिलेख जो है ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं। जब इनको खोजा गया तो कहीं ना कहीं से इनको बाद में प्राप्त किया गया। उस शासक के बारे में, उस इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं लिखा भी हमें मिल गया जो अभिलेखों से पाया गया। ध्यान रखेंगे, अभिलेख हेडिंग डाल लीजिए। अब पुरातात्विक साक्ष्य आप देख रहे हैं। अभिलेख, अभिलेख जो होते हैं इनको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोलते हैं और इनके अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। एपिग्राफी कहते हैं। भारत में सबसे जो प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं वो अशोक के समय के मिले हैं। ध्यान रखना, प्राचीनतम अभिलेख अशोक के समय के हैं। भारत में प्राचीनतम अभिलेख अशोक के समय के हैं। इसके बाद खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था, भारत शब्द का पहला प्रयोग उसी में किया गया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं। भारत शब्द का पहला उल्लेख इसी में किया गया। भारत शब्द का पहला उल्लेख इसमें ही किया गया। भारत शब्द का पहला उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ही किया गया। इसके साथ साथ ही जो संस्कृत का पहला अभिलेख है वो शक राजा रुद्रदामन का है, क्योंकि भारत की इस समय संस्कृत जो प्राचीन भारत की लैंग्वेज थी उसका जो पहला कह सकते हैं अभिलेख है वो शक राजा संस्कृत का पहला अभिलेख शक राजा, शक कौन थे अभी बाद में समझेंगे, रुद्र, संस्कृत का पहला अभिलेख शक राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसके साथ रानी नागमिका का नने घाट अभिलेख जो भूमि दान का पहला उल्लेख करता है। ध्यान रखना, रानी नागमिका का नने घाट अभिलेख, रानी
रानी नागमिका का नने घाट अभिलेख। ये सब प्रश्न हैं जो आपके सामने लिखे जा रहे हैं और अभिलेख पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ प्रमुख अभिलेख के रूप में आपके सामने है। ये वास्तव में अपने आप में प्रश्न है, सब के सब पूछे हुए प्रश्न हैं। उन्हीं को उठा करके जब देखोगे तो अभिलेख के समय के ही बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख आपको मिलेंगे, लेकिन सिर्फ अशोक के समय के ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब अपने आप में प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, इनको आपके सामने शुरुआत में ही लिखा जा रहा है। रानी नागमिका का नने घाट जो अभिलेख है वो भूमिदान का पहला उल्लेख करता है। भूमिदान का पहला वर्णन, पहली बार भूमिदान का उल्लेख इसी रानी नागमिका के नने घाट को नासिक अभिलेख भी कहते हैं। अगर कभी आपके सामने लिखा मिल जाए नने घाट या नासिक अभिलेख, दोनों एक ही बात है। तो नासिक अभिलेख में संस्कृत में इसको लिखा गया और ये भूमिदान का पहला एक अभिलेख है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में बहुत सारे अन्य अभिलेख हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख। ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है महरौली स्तंभ लेख किसका है, तो लिख लीजिएगा। एक तरफ राजा और दूसरी तरफ उसके समय के अभिलेख कुछ महत्वपूर्ण हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का महरौली स्तंभ लेख, महरौली स्तंभ लेख। कुछ नहीं करना है, एक बार ऐसे ही नोट करना है, 2-3 बार आप उठा करके आंख इनको देखना। अपने आप में इतने कॉन्सेप्चुअल चीजें। अब कभी पूछा जाएगा भारत में भूमिदान का पहला वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, ये पहला भारत में भूमिदान का वर्णन कहाँ किया गया है, तो तुरंत याद आ जाएगा कि रानी नागमिका का जो नासिक या नने घाट अभिलेख है उसमें किया गया। अब पूछा जाए संस्कृत का पहला अभिलेख कहाँ पर मिला है, कब से संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख मिला है, तो तुरंत याद आ जाएगा कि जूनागढ़ का अभिलेख है, ये शक राजा रुद्रदामन का था। फिर इसके बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय का ये महरौली स्तंभ लेख है, इसके साथ साथ गौतमी वलश्री का ये एक नासिक अभिलेख है, गौतमी वलश्री, इनका भी एक नासिक अभिलेख है। यही बड़ा फेमस है। इसके बाद कुमार गुप्त का एक मंदसौर अभिलेख है, वो भी बहुत फेमस है, लिख लीजिएगा कुमार गुप्त। इसका जो अभिलेख है वो मंदसौर अभिलेख है। इतना आपको तैयार कर लेना है अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं और इससे संबंधित जितने भी विवरण हैं वो अब आपके सामने है। देखिए, सबसे आपको पहला अभिलेख कौन सा बताया गया था कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत शब्द का पहला वर्णन किया गया है। पहली चीज तो यही याद रखनी कि प्राचीनतम जो अभिलेख है वो अशोक के समय के हैं। अभी जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब अशोक को हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न था, दूसरा अभिलेख आपको एक बताया गया था कि संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है, तो ये आपके सामने दूसरा था कि जूनागढ़ जो अभिलेख है जो शक राजा रुद्रदामन ने खुद बनवाया था, लिखवाया था। इसके बाद रानी नागमिका का नने घाट अभिलेख, ये तीसरा था जिसमें भूमिदान का पहला वर्णन किया गया था। और 3 आपको ये बंच के रूप में याद रखने हैं, जिनमें चंद्रगुप्त का महरौली स्तंभ लेख, दूसरा गौतमी वलश्री का नासिक अभिलेख और तीसरा कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। इस तरह करके आपको 6 अभिलेख याद रखने हैं। इसके बाद अब आपके पास सिर्फ एक पॉइंट बचा है, सिक्के। सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ये हम अगली क्लास में देखेंगे कहाँ से कैसे हमारे पास सिक्के आए, और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को समझेंगे। फिर इसके बाद क्रम से हम पूरे इतिहास को पढ़ते हुए चलेंगे, जैसा कि हमारा इतिहास पढ़ने का एक क्रम था कि हम प्राचीन भारत को हड़प्पा सभ्यता से पढ़ते हुए फिर वैदिक साहित्य और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपने राजवंशों को। चलिए, इतना आपको तैयार करके आना। अगली क्लास में यहीं से मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।